नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी एटलस के नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन क्लास 9th की ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति इसके बारे में जानेंगे, जिसमें अपन भारत के आकार और स्थिति के बारे में ग्लोब के संदर्भ में मतलब पूरी पृथ्वी के संदर्भ में ये जानेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, भारत की अक्षांशरीय और देशांतरीय स्थिति, मानक याम्योत्तर के बारे में, भारत की विश्व में कौन से स्तर पर भारत स्थित है ये जानेंगे। और मतलब कि अपन डिटेल में भारत की आकार क्या है, भारत का आकार क्या है, विश्व के संदर्भ में भारत का आकार क्या है, भारत की अक्षांशरीय देशांतरीय स्थिति, इन सब के बारे में जानेंगे। भारत का एरिया कितना है, विश्व के संदर्भ में भारत के पास कितना एरिया है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को है ना मैप का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कि मैप किस प्रकार भारत विश्व पर कहाँ पर स्थित है। तो अपन सबसे पहले तो मैंने है ना पिछले वीडियो में आपको अक्षांशरीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में बताया था। तो यहाँ पर अपन अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं के बारे में नहीं जानेंगे, जिसको नहीं पता वो वीडियोस आगे वाले भी देखे। तो अपन सबसे पहले ये ग्लोब बना लेते, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ज्ञान के लिए कि पृथ्वी के बारे में अपन कुछ जानकारी प्राप्त कर सके और बहुत मतलब समय के बारे में, स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, इसके लिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई है, ठीक है। तो ऐसे ही अक्षांशरीय देशांतरीय एक बीच वाली रेखा होती है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं। कौन सी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जो ऊपर वाला भाग होता है ना, उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ये होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भारत की स्थिति कहाँ पे है? वो है उत्तरी गोलार्ध में। भारत कुछ यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो एक तो पृथ्वी को ऊपर और नीचे मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया, जो बीच में एक बराबर भाग में दो भागों में बांटती है। इसके अलावा पृथ्वी को एक और तरीके से देशांतरीय तरीके से डिवाइड किया जाता है, जिसमें बहुत सारी देशांतरीय रेखाएं होती है। तो अब पृथ्वी के जो बीच वाली देशांतर रेखा है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर इस वाले जो पार्ट है ना, उसको पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध। और इस वाले को बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब अपन को दोनों को मर्ज करना है कि भारत की वास्तविक स्थिति क्या है। तो मैंने बताया कि भारत उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ये भारत की स्थिति है, ठीक है। अब पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर देखें तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी। और उत्तर और दक्षिणी में देखें तो उत्तर। तो भारत की स्थिति क्या हुई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अच्छा, अब आपको कोई पूछे कि भारत ग्लोब में पृथ्वी के पूरे आकार के मतलब जितनी भी पूरी पृथ्वी है उसमें भारत की लोकेशन क्या है, तो अपन एक बार के लिए ये बोल सकते हैं कि भारत की लोकेशन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। ये पृथ्वी के संदर्भ में कि भारत की पृथ्वी के संदर्भ एक अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा के आधार पर अगर भारत की स्थिति को बताना हो तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर, ठीक है, गोलार्ध के आधार पर ही ऐसी स्थिति अपन बता सकते हैं। तो ये क्या हुआ? पूरी पृथ्वी के आधार पर भारत की स्थिति कहां पर है? कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो पहले तो आपको ये समझ में आना जाना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या पर। दूसरी अपन बात करें, अब पहला तो अपन हो गया कि ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति कहां पड़ती है। अब भारत ग्लोब पृथ्वी से नीचे आ जाएगा एशिया के संदर्भ में। तो एशिया के संदर्भ में अपन भारत की स्थिति की बात करें तो एशिया क्या है? तो पूरे विश्व को अपन ने कितने कॉन्टिनेंट में बांट रखा है? 7 कॉन्टिनेंट में, मतलब 7 महाद्वीपों में पूरी पृथ्वी को अपन ने बांट रखा है। महासागरों के लिए अलग है कि 5 महासागर है विश्व के अंदर, ठीक है। तो पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में बांट रखा है। तो 7 महाद्वीपों के अंदर से जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है सबसे बड़ा? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। और एशिया महाद्वीप के अंदर भारत की स्थिति देखें तो भारत ये एशिया महाद्वीप ये कुछ इस तरीके से एशिया महाद्वीप पड़ता है। तो जो भारत की स्थिति है ना, वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में
ठीक है। ये उत्तर यहाँ पर रूस है, तो यहाँ पर भारत की स्थिति है, मतलब भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है, और ये दक्षिण पूर्व एशिया जहां पर इंडोनेशिया, मलेशिया ये वाले देश देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो भारत की अब मैंने दो स्थिति बता दी, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना होता है, ये भारत है, ठीक है। अब विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, ठीक है। एशिया में भारत की स्थिति एशिया के दक्षिण के अंदर है, ठीक है। तो आपको विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति पता चल गई, और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में भारत की स्थिति पता चल गई। अब 7 महाद्वीप है, तो आप बोलोगे कौन कौन से महाद्वीप है, तो इसके अंदर चैप्टर के अंदर वो कवर नहीं करेंगे अपन, महाद्वीपों के संदर्भ में बेसिक जानकारी के लिए कोई और पूरा डिटेल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अपन ये सब हुआ एशिया और दक्षिण, ठीक है, ये वाला संदर्भ हुआ, तो 2 संदर्भ पूरे हो गए। अब भारत के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में जानते हैं कि भारत का क्या एरिया है, वो सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन पहले तो यही जान लेते हैं कि भारत है ना भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश। भारत का जो एरिया है ना, वो विश्व में जितने भी देश है उसमें 7वें नंबर पर आता है। अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, रशिया है, इन देशों के बाद भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है, मतलब कि विश्व में भारत 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और भारत के पास विश्व की जितनी भी भूमि है ना, जितनी भी पृथ्वी पूरी पृथ्वी का 2.4%, कितना? 2.4% भारत के पास है। आपको ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन फैक्ट्स को समझाने के लिए कुछ नहीं है कि भारत के पास 2.4, आप ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा कि भाई भारत के पास विश्व की 2.4% जमीन है, ठीक है, और भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब परसेंटेज के अलावा आपको ऐसे देखना हो तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है, ये भी आपको फैक्ट है तो याद करना पड़ेगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब अपन भारत के बारे में ये देखते हैं, ये अपन भारत का मैप बनाते थे, वैसे तो बना हुआ है मेरे पास पीछे, लेकिन अपन इधर ही बना लेते हैं, मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ। अब लास्ट बार कोशिश करूंगी। ये भारत है, ठीक है। अब अपन ने भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रखा है, तो अब उत्तरी पूर्वी ये अपन को समझना है कि पूरा ये पृथ्वी है। अब उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर देख रहे, तो अपन ने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि भारत, ये अपन को इधर अपन को इमेजिन करना है, ठीक है, ये भारत की स्थिति है, ठीक है, और ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो इधर से ये वाला कॉर्नर इधर आएगा, तो ये वाला पॉइंट देखना है कि ये वाला भारत के कौन से अक्षांशीय स्थिति भारत की देख रही है, कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। अपन क्या जान रहे हैं अभी? भारत की अक्षांशीय स्थिति, तो ये 0 डिग्री है, इन दोनों को आपको को रिलेट करना है, ये 0 डिग्री है। अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये टच नहीं हो रहा है भारत, ठीक है, ये तो मैंने ऐसे ही बनाया, ये टच नहीं हो रहा है, तो भारत थोड़ा सा ऊपर है। तो भारत का जो ये वाला पॉइंट है ना, वो 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट, याद रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति हुई, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत की अक्षांशीय स्थिति। आपको कुछ कोई पूछे ना भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति हुई। अब भारत की देशांतरीय स्थिति, मैंने क्या बताया था कि भारत देशांतर में, पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। तो इधर क्या लगाना है कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और इधर क्या लगाना है? 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब इधर क्या होगा? पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि मैंने बताया था कि पूर्वी गोलार्ध के अंदर है, तो पूर्वी गोलार्ध में यहां से स्टार्ट होगा, ये क्योंकि 0 डिग्री से बहुत दूर है, तो इधर 68 डिग्री 7 मिनट भारत की
पश्चिमी देश मतलब ये पश्चिमी पॉइंट आता है ना, तो भारत का 38 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 35 मिनट ये भारत की देशांतरीय स्थिति है। तो दो प्रकार की स्थिति होगी, एक तो अक्षांशीय स्थिति और एक होगी देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति आपको याद रखनी है 8 कौन सी 8 डिग्री 4 मिनट, आपको याद करना 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। और जो देशांतरीय स्थिति है वो क्या हुई 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट याद करते रहो, आपको साथ साथ में याद भी करना है। और अब देशांतरीय स्थिति की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, तो ये हो गई देशांतरीय स्थिति। तो आपको भी अपनी कॉपी में लिखना है क्या हुई अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट ये हो गई अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरीय स्थिति हो गई 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये हो गई आपकी देशांतरीय स्थिति। तो ये आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पता चल गई, ठीक है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, उसके ऊपर जितने भी देश आपको नाम याद करने हैं, आप क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसे ही मतलब सीक्वेंस वाइज नहीं, ऐसे ही बता देती हूँ। अमेरिका है, रूस है, अमेरिका है, कनाडा है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत, एक और देश है आई डिडंट रिमेंबर दैट, 3 4 5 और 6, भारत 7वें नंबर पे आता है। एक और देश है मेरे को वो याद नहीं आ रहा। तो ये भारत की 7वें नंबर पर है। विश्व की 2.4% जमीन अपने पास है। और जनसंख्या के मामले में बात करें ना, भारत के पास विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। भारत ने चाइना को क्रॉस कर लिया है जनसंख्या के मामले में। पहले चाइना विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या को धारित करता था, अब भारत विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो आपको बेसिक चीजें अब पता चल गई। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर अपन को क्या मिलेगा, तो ये आप देख लो, ये अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के बारे में ये मैप है, जो मैप आपको उस बुक में भी दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो ये मैप ये वाला देख लो। ये जो 7 मैंने महाद्वीप है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये भी यूरोप का पार्ट है, ठीक है। ये एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये हुए 7 महाद्वीप। तो ये नाम याद होने चाहिए आपको, टिप पे याद होनी चाहिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, कौन कौन से महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर है, ये आपको याद होना चाहिए। ये इस चैप्टर में मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इंक्लूड नहीं करूंगी, लेकिन आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे बढ़े तो अब है ना, अपन सबसे पहले तो भारत की सीमाओं के बारे में जान लेते कि भारत की जो सीमा रेखा है ना वो कितनी लंबी है, भारत की तटीय रेखा कितनी लंबी है, भारत की सीमाएं किन किन देशों से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सब एग्जाम्स में भी पूछते हैं और बहुत बेसिक है, आपको इंडिया के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है ना वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है 15,200। ये भी क्या है फैक्ट है कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है। तो भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये भारत का मैप आपको याद रखना है, तो भारत की स्थलीय सीमा आपको पता चल जाएगी। तो स्थलीय सीमा में अपन को जो समुद्र वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ स्थलीय वाली सीमा को इंक्लूड करेंगे कि 15,200 किलोमीटर ये भारत की स्थलीय सीमा हो, ये वाली, ठीक है। अब भारत की जो तट रेखा कितनी लंबी है, इसके अंदर आपको है ना द्वीप समूह की जो तटीय रेखा है ना उसको भी इंक्लूड करना है। मतलब कि जैसे कि आपको है ना ये भारत की तट रेखा ये वाली, ठीक है, ये तट रेखा, तो ये तट रेखा तो गिनेंगे, इसके साथ साथ लक्षद्वीप की जो तट रेखा है ना उसको भी, और अंडमान निकोबार की जो तट रेखा उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो जो टोटल हो जाएगी ना 7,516 किलोमीटर लंबी अपनी तट रेखा है। अभी हाल में अपनी तट रेखा में कुछ संशोधन हुआ है और कुछ 11,000 के आसपास भारत की, आई डोंट
रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर बट इट्स अराउंड 11,000। वो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि भारत ने कहीं किसी क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है उसकी वजह से भारत की सीमा रेखा बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। भारत ने जो तकनीक अपनाई है तट को मापने की, उस तकनीक में संशोधन होने के कारण तट रेखा लंबी हो गई है, मतलब कि बहुत सूक्ष्म तकनीक और सेंसर्स का इस्तेमाल करके भारत की तट रेखा थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो इट्स अराउंड 11,000 किलोमीटर, बट अभी तक जो मतलब एनसीईआरटी में दे रखी थी वो 7,516, लेकिन अगर संशोधित पूछी जाए तो 11,000 समथिंग है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तब उसमें एग्जैक्ट डेटा लिख लूंगी, लेकिन 7,516 किलोमीटर तट रेखा है और संशोधित 11,000 के आसपास है। तो जो कितनी हुई स्थलीय सीमा 15,200 15200 और जो तट रेखा है वो 7,516 किलोमीटर। अभी संशोधित वाली मैं कल बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा कि भारत की सीमा रेखा क्या है। अब है ना, जब भारत देश है तो ऑब्वियसली अपन डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं कि अपने पड़ोस में कैसे कैसे देश है और कौन कौन से देश है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि अपने आसपास अपन जिस घर में रहते हैं तो आपको ये तो पता होता है कि भाई पड़ोस में कौन रह रहा है। तो ऑब्वियसली आप इंडिया के बारे में जानना चाहते हो तो इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में जानना आपकी बेसिक ड्यूटी बनती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा पड़ोसी कौन है। ये नहीं पता होगा तो काम कैसे चलेगा। आपको कोई चीनी चाय शक्कर भी लेने जाना हो तो पड़ोसी के घर में ही जाते। तो ये चीज पता होनी चाहिए कि अपना पड़ोसी कौन सा है। तो पड़ोसी कौन सा है तो अपन सबसे पहले तो भारत का ये मैप बनाते हैं, ठीक है। ये भारत का ये ठीक है, ये भारत का मैप है। अब भारत के इधर साइड अपन है ना किसको पाते हैं, पाकिस्तान को। हमारा चहीता पाकिस्तान इधर साइड है, ठीक है। अब भारत का ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला इसको पीओके बोलते हैं। पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको है ना ये भारत का एरिया है जिसको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है। तो है ना इस पीओके से है ना अफगानिस्तान की सीमा लगती है। तो भारत की जो दो पड़ोसी देश जो इधर साइड है वो कौन कौन से हुए, एक तो हुआ पाकिस्तान और दूसरा हुआ अफगानिस्तान, ठीक है। दो तो अपने ये पड़ोसी हो गए। अब इधर एक देश है जो बहुत बड़ा देश है, वो है चीन। तो तीसरा देश जो अपनी सीमा लगाता है वो हुआ चीन। इधर है जो दो छोटे छोटे देश, एक तो नेपाल, एक है भूटान, ठीक है। ये देश अपने देश से सीमा लगता है। इधर है म्यांमार, कौन सा, म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था। और इधर है बांग्लादेश, तो कौन सा, म्यांमार, और इधर है बांग्लादेश। ये जो सातों देश है ना ये भारत की स्थलीय सीमा से कनेक्ट है। भारत अपन ने स्थलीय सीमा कितनी लंबी थी, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। तो ये जो स्थलीय सीमा है ना इसके आसपास जो देश अवेलेबल है ना अपन ने उसके बारे में जाना। तो भारत की जो स्थलीय सीमा से कनेक्ट होते हुए देश कितने, 7 देश है। कौन से, इधर साइड से याद करना कि इधर साइड पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। फिर इधर साइड ऊपर की साइड अपन देखें तो चीन है, नेपाल है और भूटान है, ऐसे याद करना। इधर साइड कौन कौन से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इधर साइड ऊपर की साइड चाइना, भूटान और नेपाल। उसके बाद इधर साइड पूर्व की साइड कौन सा, म्यांमार, और इसके नीचे की साइड है बांग्लादेश। तो ये 7 देश है जिनके साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो स्थलीय सीमा लगती है ना भारत के साथ वो है बांग्लादेश, ठीक है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ। अब अपन ने स्थलीय सीमा के तो पड़ोसी देशों के बारे में जान लिया। तो वो तट बोलेंगे भाई हमारे भी पड़ोसी देश है कि भाई समुद्र को पार करके कौन से देश हमारे पास में पड़ते। तो एक तो है श्रीलंका, कौन सा देश है, श्रीलंका। श्रीलंका देख भारत के दक्षिण में लटका हुआ सा ये देश है, ये ऐसे जो एक जल संधि से कनेक्ट है। जल संधि का मतलब होता है दो जो स्थलीय भाग होते हैं ना उन दोनों को जोड़ने वाली जो जलीय पार्ट होता है ना, दो स्थलीय भाग है, उन स्थलीय भागों को जोड़ने वाला जो जल क्षेत्र होता है ना उसको जल संधि बोलते हैं। तो
अफगान भारत और श्रीलंका दोनों को एक जल संधि के द्वारा जोड़ा, उस जल संधि का नाम क्या है? पाक संधि, पाक जल संधि। ठीक है, कौन सी? अफगान, इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली एक जल संधि है, जल संधि का नाम पाक जल संधि। जल संधि किसको बोलते हैं? दो स्थलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाला जल क्षेत्र जल संधि होता है। ठीक है, अब एक और पड़ोसी देश है, वो है मालदीव्स। ठीक है, एक और पड़ोसी देश कौन सा हुआ? मालदीव। तो भारत के दो तटीय, जो समुद्र से कनेक्टेड भारत के दो पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश है, वो एक तो श्रीलंका और दूसरा मालदीव। ये भारत के समुद्री तटीय देश है। ठीक है, मतलब जो पड़ोसी देश है। ठीक है, समुद्र में जो भारत के पड़ोस में स्थित है ना, वो ये देश है। अब भारत में जो ये पानी का क्षेत्र है ना, ये जो पूरा एक बहुत बड़ा महासागर है जो भारत के नीचे है, वो महासागर का नाम क्या है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो भारत के जो नीचे, जो भारत के इधर साइड बह रहा है, उसको बोलते हैं हिंद महासागर। ठीक है, तो अपन ने क्या, 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश है। याद रखना है कि इधर साइड है एक तो ये अफगानिस्तान, इधर साइड है पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर नेपाल, इधर भूटान, इधर म्यांमार और इधर है बांग्लादेश। और जो तटीय सीमा से लगे हुए, एक तो है श्रीलंका जो पाक संधि से जुड़ा हुआ है, और इधर है मालदीव्स। ठीक है, तो ये हुए भारत की जो बाउंड्री के बारे में अपन को बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि भाई भारत की स्थलीय सीमा कितनी लंबी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय रेखा लगभग कितनी है? तो वो 7,516 किलोमीटर है। लेकिन इसमें कुछ संशोधन हुआ है जो अभी वर्तमान में अप्रोक्स 11,000 के करीब है। ठीक है, भारत की सीमा, जो स्थलीय सीमा है, वो 7 देशों से लगती है, और ये वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अब आगे बढ़े। अब ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भारत के पास है। भारत में, अब भारत जो पूरा देश है ना, बहुत बड़ा देश है, तो उसका शासन चलाना आसान नहीं, तो भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा गया। तो कुल अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश होते हैं जिनको डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल करता है। कौन? डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल करता है। तो 8 तो केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है भारत के पास अभी वर्तमान में। तो ये भारत के बारे में बेसिक जानकारी है। अब आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने से पहले अपन आगे बढ़ते, ये हेडलाइन तो डाली हुई है भारत का समय क्षेत्र, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये इससे पहले अपन ये जान लेते कि है ना, भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों को मिलाकर एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। क्या वर्ड यूज किया जाता है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि भारतीय उपमहाद्वीप। ये भारत और उसके कुछ पड़ोसी देशों को मिलाकर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो है भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये क्यों उपमहाद्वीप का मतलब है महाद्वीप, वर्ड किससे मिला? उप प्लस महाद्वीप से बनकर मिलके बना है। तो मतलब कि वो सारी विशेषताएं जो एक महाद्वीप के अंदर होती है वो इन एक छोटे क्षेत्र में अवेलेबल है, इसके लिए उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप का मतलब महाद्वीप का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें महाद्वीप की वो सारी विशेषता हो जो महाद्वीप के अंदर होती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप शब्द किन किन देशों को इसमें इंक्लूड किया जाता है वो सबसे पहले जानते हैं। एक तो है पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। इन सब को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण होता है। अपन अगर है ना ये क्षेत्र देखेंगे ना, आप नोटिस करना कि पाकिस्तान है, भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है,
और श्रीलंका और मालदीव। इस क्षेत्र को है ना, मतलब ये अपन एशिया के संदर्भ में, ये एशिया है, ठीक है, ये पूरा एशिया है। तो एशिया में इधर पाकिस्तान है, और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये बिल्कुल एक सेपरेट फॉर्म में दिखता है कि भाई ये अलग विशेषताओं से युक्त, और मतलब यहाँ पर है ना हिंद कुश पर्वत श्रेणी है, हिंद कुश पर्वत श्रेणी, और यहाँ पर पूरा हिमालय। तो ये जो एशिया है ना, उससे अपने आप को पूरी तरह से एक विशिष्ट क्षेत्र स्थापित कर लेता है कि ये पूरे एशिया से अलग एक अलग क्षेत्र है। इसीलिए इसको उपमहाद्वीप कहा जाता है कि यहाँ पर हिंद कुश पर्वत श्रेणी है, और इससे ये अलग होकर ये पूरा एक अलग क्षेत्र बन जाता है जो हिमालय पर्वत से कटा हुआ सा है। तो ये जो अलग क्षेत्र है ना, इसके लिए यूज किया जाता है भारतीय उपमहाद्वीप। और ये ना एक अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, जो चारों ओर से हिमालय से घिरा हुआ एक विशिष्ट सांस्कृतिक और इतिहास के दृष्टिकोण से एक अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है कि इनका इतिहास अपने आप में, इस वाले जो क्षेत्र है ना, उससे एक अलग इतिहास अपने आप रखता है। इसकी, इस क्षेत्र की एक अलग संस्कृति है, इसका भौगोलिक प्रदेश अपने आप में पूरे महाद्वीप से अलग है। इसीलिए इसका इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल इस क्षेत्र के लिए किया जाता है, वो है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत इसके केंद्र में होने के कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ये अपने आप में एशिया का ही पार्ट है, लेकिन ये एशिया में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है, इसीलिए इसके लिए उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसके अंदर जो देश शामिल है वो याद करने, और उसके साथ साथ आपको ये भी याद करना है कि इसको उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। एक तो इसकी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, हिमालय से अलग, हिमालय द्वारा ये कटा हुआ सा अलग विशिष्ट स्थान रखता है पूरे एशिया में, अपने आप में विशिष्ट स्थान। ये अपना एक साझा इतिहास साझा करता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत का ही पार्ट रहा है, बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट रहा है। म्यांमार को अंग्रेजी शासन के अंदर म्यांमार तो इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। तो श्रीलंका और मालदीव की भी एक साझा इतिहास के दृष्टिकोण से अपन देख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र एक साझा इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, एक साझी संस्कृति का प्रतिनिधित्व, एक विशिष्ट संस्कृति जो अपन को पूरे एशिया में जो संस्कृति देखने को मिलती है ना, उससे एक अलग संस्कृति अपन को इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल इस क्षेत्र के लिए किया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि उपमहाद्वीप शब्द का इस्तेमाल किया। ये देखो, मैंने ये मैप भी है, ये इंडिया, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, नेपाल, ये है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इनका इतिहास, संस्कृति और भू आकृति विशेषताएं एक समान है और विशिष्ट है। एक समान तो है, ये विशिष्ट है किससे? पूरे एशिया से अपनी संस्कृति, इतिहास के दृष्टिकोण से ये विशिष्ट है, थोड़ी यूनिक है। और ये एशिया के अन्य भागों से, मतलब अपन को हिंद कुश दिख जाता है, तो ये पूरे एशिया से एक अलग अपनी पहचान बना लेता है कि ये क्षेत्र एक अलग क्षेत्र है। जैसा होता नहीं कि एक जैसे दीवार सी खड़ी हो गई, तो ये वाला क्षेत्र अपने आप में एक विशिष्ट पहचान बना लेता है। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में हुआ। धन्यवाद।